बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम डिबेट में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ और आज प्राइम डिबेट का मुद्दा है दावों का खेल। कौन पास कौन फेल। राजस्थान की 25 सीटों पर वोटिंग पहले 2 फेज में पूरी हो चुकी है, लेकिन राजस्थान के रण में क्लीन स्वीप का दावा तीसरे फेज के प्रचार में भी जारी है। साफ तौर पर देखने को मिल रहा है गुजरात के बनासकांठा में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया कि कांग्रेस को राजस्थान में एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। इसके पलटवार में कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा सीटें राजस्थान में मिलने वाली हैं। बीजेपी और कांग्रेस के दावों में कितना दम है, इसी पर आज चर्चा करेंगे। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। पहले फेज में पस्त, दूसरे में ध्वस्त। पहले चरण में इंडी गठबंधन पस्त पड़ा और दूसरे में ध्वस्त हो गया। राजस्थान में मतदान पूरा, विपक्ष का सपना अधूरा। राजस्थान में उनको एक सीट मिलने की संभावना नहीं बची, एक नहीं। लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी से अधिक सीट जीतने वाली है। मोहब्बत की दुकान पर बयान, सियासी घमासान। अब मोहब्बत की दुकान में फेक वीडियो का बाजार खोल दिया है। मोहब्बत की दुकान खुलेगी और खुलकर रहेगी। दावों का खेल, कौन पास कौन फेल। परिचय कराता हूं आज की प्राइम डिबेट के अपने मेहमानों से। किशोर शर्मा जी हैं, प्रवक्ता पीसीसी, आपका स्वागत किशोर जी। पंकज मीणा, प्रवक्ता बीजेपी, पंकज जी आपका भी स्वागत। हमारे साथ डॉक्टर संजय शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। डॉक्टर संजय आपका स्वागत। आशुतोष रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार, आशुतोष जी आपका भी स्वागत। किशोर शर्मा, पहला सवाल आपसे, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में, पड़ोसी राज्य गुजरात में बनासकांठा से कहा पहले फेज में पस्त हो गए, दूसरे में ध्वस्त हो गए और 25 सीटों में से एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिलने वाली, यानी हैट्रिक बीजेपी बनाने जा रही है 25 सीटों की और कांग्रेस भी हैट्रिक बिना खाता खोलने की बनाने जा रही है। आकलन कर लिया होगा, हिसाब किताब लगा लिया होगा, कहने की स्थिति में है कितनी राजस्थान में सीटें आ रही हैं, या फिर जो कही गई है बात वो सही है? ये आप बीती है प्रधानमंत्री जी की, भारतीय जनता पार्टी की, और दूसरे चरण में जब बौखलाहट होती वो साफ नजर आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी उन 12 सीटों में से चुनाव हार रही है। दावे तो आप कितने भी कर लो, दावा आप 400 पार के दावे कर रहे हो, लेकिन जनता का मूड भी भांप लीजिए। जनता का मूड साफ है कि इस बार जो होने वाला है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। एक इनका कहना है कि हम 25, तो थोड़ा इंतजार कर लीजिए, गिनती अपने मन की मन में रख लीजिएगा। इन बेकार का बाजार बनाने का कोई फायदा नहीं। जनता ने फैसला सुना दिया है और इस बार पता पड़ जाएगा आपको कि आप कितनी 25 जीतते हो, क्योंकि इन 10 सालों में आपके विकास का हिसाब आप पे नहीं हुआ और सारी की सारी नाराजगी संगठनों के बीच में रही। और इसी का नतीजा ये रहा कि इन 25 सीटों का जो फैसला होना है वही संगठन की नाराजगी तय कर देगा। ये 25 नहीं जीत रहे तो कांग्रेस कितनी जीत रही है? इन नंबरों पे 4 जून तक इंतजार कर लीजिएगा। हम हवा में कोई बात नहीं करना चाहते कि 400 पार जीत रहे हैं, 25 जीत रहे हैं। थोड़ा सा ये फैसला जनता ने कर दिया है, जब ईवीएम बंद हो गया है तो इसका फैसला भी 4 जून तक आ जाने का। लेकिन आप अपने गठबंधन की सरकार बनाने का दावा तो कर रहे हैं ना, ये क्या है? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। जब वो झूठा हवा में नहीं है तो क्या पानी में है? बगैर किसी विकास के। हाँ, लेकिन आप बात सुन लीजिएगा, इन 25 सीटों में कांग्रेस बड़ी संख्या में इन सीटों को जीतेगी राजस्थान में, और ये पता पड़ जाएगा कि ये 2500 का जो फैसला होगा कि जनता का मत कांग्रेस के साथ किस कदर हमारे साथ रहा। देखिए, दावा अलग होता है, कयास अलग होता है, भविष्यवाणी अलग होती है। चुनाव अमूमन जब बीत जाता है तो पार्टियां बैठती हैं। आपके भी राजनीतिक दल के वॉर रूम में बैठक हुई थी, एक एक बूथ को लेकर एक एक सीट पर मंत्रणा हुई थी, मंथन हुआ था, कहां स्थिति भारी, कहां पर जीत सकते हैं, कहां बराबरी पर है, कांटे का मुकाबला है। तो क्या अभी भी कांग्रेस ये कहने की स्थिति में नहीं है कि हम जीत भी पा रहे हैं, नहीं जीत पा रहे हैं, कितनी सीट जीत पा रहे हैं? अभी स्वर्णिम जी का बयान सुनो, उन्होंने कहा कि 1 सीट ज्यादा जीतेंगे। अरे 1 सीट ज्यादा जीतेंगे तो कुछ अंदाजा तो लगाइए, कुछ बताइए तो सही, कुछ आपने हिसाब किताब तो लगाया। ये कांग्रेस का प्रवक्ता का बयान आ गया तो फिर आखिर बचा क्या? ये क्लेम झूठा क्यों करें हम कि हम 25 जीत रहे हैं?
जब जनता ने मत हमको दे दिया। नहीं, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया ना, एक सीट बीजेपी से ज्यादा आएगी, 2 सीट ज्यादा नहीं बताए उन्होंने, 3 सीट ज्यादा नहीं बताए उन्होंने, ये नहीं कहा कि भाई हमारी 13 आएंगी उनकी 12 आएंगी। थोड़ा मैं इसीलिए बार बार आपसे सवाल करना चाह रहा हूं, आपसे समझना चाह रहा हूं, क्योंकि जनता भी तो चाहेगी कि भाई जब आप दावे के साथ विधानसभा चुनाव में सरकार रिपीट होने की बात कर रहे थे, गारंटी आप चलने की बात कर रहे थे, रिवाज टूटने की बात कर रहे थे, तो अब भाई ये खामोशी क्यों है? हमारे पास विधानसभा चुनाव में काम था, लोगों के बीच में हम गए थे, लोगों के बीच में हमने काम किया, इसलिए हमारा दावा था। अगर हमें जनता ने हमें अपना मत नहीं दिया, भरोसा नहीं जिताया, तो हम विपक्ष में बैठे हैं ना। एक बात बहुत साफ समझ लीजिएगा, नंबर गेम का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ दीजिएगा। हम साफ तौर पर अभी भी इस बात को कह रहे हैं आपसे, बार बार आप इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि 4 जून को फैसला हो जाएगा कि हम 25 में से भारतीय जनता पार्टी कितना जीतेगी और हम कितना जीतेगी। लेकिन ये तय मान लीजिएगा कि इस बार का परिणाम अप्रत्याशित होगा। पंकज मीणा जी तैयार हैं अप्रत्याशित परिणाम के लिए? कांग्रेस ये मानकर चल रही है, दावा कर दिया है किशोर शर्मा जी ने। बिल्कुल रविंद्र भाई, अप्रत्याशित जो इन्होंने शब्द यूज किया है वो अप्रत्याशित वास्तव में होगा, परंतु मैं समझता हूँ अप्रत्याशित शायद इंडी गठबंधन के लोगों के लिए होगा, क्योंकि ये लोग पिछले 2 साल से जिस प्रकार से घर में रात को सोते वक्त सपने सजोते हैं और सुबह उठ के उस सपने के आधार पे बयानबाजी करते हैं, तो मुझे लगता है अप्रत्याशित तो इनके लिए होने जा वाला है। परंतु राजस्थान के जो 2 चरण के चुनाव हुए हैं, और मैं समझता हूं कि जब आचार संहिता लगी थी, चुनाव की घोषणा हुई थी, उससे कुछ घटनाक्रम अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो अपन को समझ में आएगा कि राजस्थान की जनता का क्या मूड था। पहला चीज़, राजस्थान के 6-7 ऐसे लोकसभा क्षेत्र थे जहां कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। जिनको आपने टिकट दिया वो स्वयं मना कर रहे थे कि नहीं जी मैं लड़ना नहीं चाहता, नहीं जी मैं विदेश रहता हूं, नहीं जी मेरे पास पैसे नहीं है, नहीं जी मेरे पास कार्यकर्ता नहीं है। ऐसा कह के एक कैंडिडेट ने तो अस्पताल में भर्ती हो गए। बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की सीट कितने मतों से जीत रही है बीजेपी? देखिए, निश्चित रूप से राजस्थान की तमाम सीटें 25 की 25 सीटें हम जीतने जा रहे हैं। जब 25 सीटों का हिसाब पता है मेरे को बता दीजिए, बाड़मेर की सीट कितने वोटों से जीत रहे हैं आप? मैं बता रहा हूं, अब बात तो मेरे को कंटिन्यू करने दीजिए। राजस्थान की 25 सीटें हम जीत रहे हैं और प्रत्येक सीट हम 3 लाख से ऊपर मतों से जीतने जा रहे हैं। बाड़मेर का जो आपने स्पेसिफिकली प्रश्न किया है, हाँ। ये बात ठीक है कि वहां एक ट्रायंगुलर फाइट थी और ट्रायंगुलर फाइट के साथ में आप कुछ मीडिया समूह ने या ये कहिए कि जो यूट्यूबर्स हैं उन्होंने वहां के चुनाव को हाइप देने की कोशिश की, पर अंत में क्या हुआ, कांग्रेस का ये जो जाति के आधार पे बांटना, ये धर्म के आधार पे बांटना, वो सब धरा रह गया और बाड़मेर की सीट पुनः भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े अंतर से हम जीतने जा रहे हैं। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। मैं जो बात कह रहा था, अपनी बात कंटिन्यू करूंगा कि ना केवल राजस्थान में ये स्थिति है कि यहाँ का कैंडिडेट नहीं लड़ना चाह रहा। मैं आपको याद दिलाऊंगा, इनके जो शहंशाह हैं वो तो खुद अभी तक अमेठी के लिए घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। आज दिन तक अमेठी रायबरेली के टिकट की घोषणा नहीं हुई है। आप बताइए इनमें क्या स्ट्रेटजी है? चुनाव के 2 चरण कंप्लीट हो गए, तीसरा चरण वायनाड से लड़ लिया ना उन्होंने चुनाव, वायनाड से चुनाव लड़ लिया। आपको क्या चिंता हो रही है कि वो अब दूसरी सीट से चुनाव लड़े कि नहीं लड़े? अरे चिंता तो कांग्रेस ही करे, जिसके बच्चे ये ताज रखना चाहते हैं वो बेचारा अमेठी से लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, रायबरेली से कहीं गांधी परिवार का कोई लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, ये तय नहीं हो पा रहा। कांग्रेस में कुल मिला के अभी वर्तमान में स्थिति यही है कि डर के मारे ये लोग घोषणा ही नहीं कर पा रहे कि हम चुनाव लड़ेंगे क्या, जीतेंगे क्या। किशोर शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। रायबरेली अमेठी का जिक्र यहां पर आ गया है और राहुल गांधी को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, तो किशोर जी रविंद्र भाई मैं एक लाइन में बात कंप्लीट कर लूं, बोलिए रविंद्र भाई मैं बात कंप्लीट कर लूं। पिछले अगर 1.5 महीने का राजस्थान के कांग्रेस के नेताओं का बयान देखें तो किसी ने भी नंबर का तो दावा ही नहीं किया कि हम 2 जीतेंगे या 10 जीतेंगे। बड़ी मुश्किल से अशोक गहलोत जी बोले कि हम डबल फिगर में आएंगे। अब डबल फिगर में आने वाले जो कह रहे हैं वो कहां से अपनी जीत के दावे कर सकते हैं? जिनके दावे ही खोखले हैं वो किस प्रकार नहीं, वो किशोर जी ने कहा ना कि हम नंबर गेम में नहीं पड़ते हैं, और स्वर्णिम जी ने कहा कि 1 सीट ज्यादा ही आएगी बीजेपी से, क्योंकि नंबर इनका 0 है, इसलिए नंबर गेम का दावा नहीं कर सकते और 0 को बता के कोई भी अपनी छाती चौड़ी नहीं कर सकता। किशोर शर्मा जी, राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, कब लड़ेंगे, रायबरेली से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये पंकज जी जानना चाह रहे हैं, बीजेपी समझना चाह रही है।
देखिए, भारतीय जनता पार्टी बड़ा भयभीत है राहुल जी से, और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी से लेके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से लेके बीजेपी का हर छोटे से छोटा कार्यकर्ता जाप करता रहता है राहुल जी का। अगर इतना कोई डर नहीं है इनको ऐसा, तो क्यों चिंता करते हैं हमारी? राहुल जी के डर की वजह से ये हर भाषण में उनका जिक्र आता है और हर घटनाक्रम में उनका नाम जोड़ा जाता है। अपना चुनाव लड़िए। अगर आप इतने भयभीत नहीं है, आपको कोई डर नहीं है, तो फिर क्यों आप राहुल जी का नाम बार बार लेते हैं? और एक बात साफ समझ लीजिएगा, हमारी पार्टी पूरी तरीके से जानती है कि हमें कहाँ चुनाव लड़ना है, हम जनता के साथ हैं, कहाँ लड़ना है कहाँ नहीं लड़ना है, सारी स्ट्रेटेजी साथ चुनाव लड़ेंगे। किशोर जी, अमेठी रायबरेली का ही फैसला हो जाएगा। मुझे लग रहा है ये बड़े फिक्रमंद हैं पंकज जी। वह दरअसल वो पिरो नहीं पा रहे अपने शब्दों में। अगर मैं रखूं अपने तरीके से बात, तो शायद वो ये कहना चाह रहे हो कि कहीं बांसवाड़ा जैसी बात ना हो जाए कि आप एक कैंडिडेट को खड़ा करें, फिर कहें कि वापस ले लो अपना नामांकन और फिर किसी दूसरे को सहयोग दे दो, या कहीं जो सूरत वाला कांड था वो रिपीट ना हो जाए, या इंदौर में जो बम फूटा था वो ना हो जाए। इसलिए हो सकता है पंकज जी फिक्रमंद हो कि भाई कहीं इन दोनों सीटों पर भी यही हाल ना हो जाए। ये लोकतंत्र की जिन्होंने हत्या की है उसके लिए चिंतित हो सकते हैं। सूरत और इंदौर में ये अपनी पीठ ठोंक लें, लेकिन लोकतंत्र की दुहाई देने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए इसका जवाब जनता देगी। ये बहुत अच्छा काम नहीं किया है कि सूरत में कांग्रेस के उसका नॉमिनेशन वापस ले लिया, और यही स्थिति इंदौर में की गई और खुलासा हो गया कि 17 साल पुराने केस में धारा 307 जोड़ दी गई। ये सिर्फ सारा सीबीआई ईडी के भय दिखा के तो सारा काम कर रहे हैं। ये कैसा लोकतंत्र है? कहाँ लोकतंत्र का काम कर रहे हैं, कहाँ किस तरह से खुश हो रहे हैं? एक बात साफ समझ लीजिएगा, जनता सब जानती है। पहले चरण के चुनाव में जाहिर हो गया कि जनता कितने इनके साथ है। इस वजह से इन्होंने अपनी रणनीति बदली और चुनाव को धर्म के आधार पर हिंदू मुसलमान पे लाके खड़ा किया। पंकज जी, एक जवाब इस पर, फिर उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाऊंगा, एक्सपर्ट के पास जाऊंगा। जो सवाल यहां पर उठाया कि धर्म के नाम पर चुनाव लाने की कोशिश की गई है आपकी तरफ से। देखिए, पहली बात तो मैं ये इंदौर सूरत की बात कर रहे थे। मैं आज के समाचार पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी लगी, इंदौर के कांग्रेस के ऑथेंटिक बयान ही आया है कि पिछले 30 साल से हम वहाँ जीत नहीं रहे थे, तो इसलिए लड़ने का भी कोई फायदा नहीं था। ऐसा एक ऑथेंटिक बयान आज कांग्रेस के नेताओं का इंदौर के लिए आया है। दूसरी बात, जहाँ तक बात है धर्म के आधार पर बांटने की, तो मैं रविंद्र भाई आपको याद दिलाना चाहूँगा, मुस्लिम आरक्षण की बात किसने कही? भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कही ना। इसका मतलब बांट कौन रहा है? कांग्रेस बांट रही है। दूसरी बात, और जो आपने अपना तथाकथित घोषणा पत्र दिया है, जो मुझे लगता है कि जिसको शायद देखते हुए लिखने वाले ने भी चेक नहीं किया होगा, आपने 18 जगह अल्पसंख्यकों के लिए योजना की बात करी है। आप बताइए धर्म के आधार पर कौन बांट रहा है? अगर आपको कहीं ना कहीं लगता था कि हमको देश का विकास करना है, देश के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति का विकास करना है, तो आप शायद उसका गरीब शब्द भी यूज कर सकते थे। आप अल्पसंख्यकों के लिए बोल रहे हैं, मुस्लिमों के लिए बोल रहे हैं। अगर आपको चिंता होती है अल्पसंख्यकों की, तो क्या आपने फारसी की चिंता करी क्या आपने सिख की चिंता करी क्या, जैन की चिंता करी क्या? आपको स्पेसिफिकली मुसलमान की चिंता होती है, तो लगता है कि धर्म के आधार पर बांट रहे हैं। जैन धर्म, सिख धर्म को किसी ने अल्पसंख्यक में शामिल किया गया तो कांग्रेस है। और आपने क्या किया ये उदाहरण में देता हूं। आज तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है, पूछा सुप्रीम कोर्ट ने इस देश में सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से कि बताइए किस स्टेट में कौन सी जाति आप हमेशा अल्पसंख्यक और मुस्लिम के लिए क्यों बात करते हैं? आपने क्यों? आशुतोष जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि बीजेपी चुनाव से पहले, चुनाव के दिन और मतदान होने के बाद हैट्रिक की बात लगातार कर रही है कि 25 की 25 सीटें राजस्थान में हम जीतने जा रहे हैं। कांग्रेस खुलकर कितनी सीटें जीतने की स्थिति में है, कितनी सीटें जीतने जा रही है, वो क्यों बयान नहीं आ रहा है? क्या वजह है आपको लगती है इसके पीछे? देखिए रविंद्र जी, इस चुनाव को अगर आप अब से 2-3 महीने पहले के सिनेरियो पर अगर जाएं, जिस समय विधानसभा चुनाव समाप्त हुए थे और लोकसभा चुनाव की तैयारियां दोनों राजनीतिक दलों ने शुरू की थी, उस समय हमको यह चुनाव बहुत एक तरफा देखने के लिए मिल रहा था। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक का नारा दिया और देश भर में 400 पार का नारा दिया, और उस 400 पार और राजस्थान में हैट्रिक की वजह से और विधानसभा में कांग्रेस की हार के बाद यहां पर कांग्रेस जिस तरीके से चुनाव की तैयारियां करनी चाहिए थी, मुझे लगता है कि उसमें वो
वो डिले हुआ और शायद कांग्रेस को खुद यह उम्मीद नहीं थी कि राजस्थान के अंदर इस तरह का माहौल भी उनको देखने के लिए मिल सकता है जो अंतिम कुछ दिनों में देखने के लिए मिला। और कुछ सीटों पर वो वाकई फाइट में है और जबरदस्त फाइट में। क्या इस बार हैट्रिक बनेगी या नहीं बनेगी, कांग्रेस सीटें जीतेगी, खाता खोलेगी या बीजेपी से ज्यादा सीटें जीतेगी, ये तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन कम से कम आज की तारीख में अगर आप राजस्थान के मूड को भापे तो कुछ सीटों पर एक तरफा हमको चुनाव देखने के लिए मिल रहा है, तो कुछ सीटों पर कांग्रेस उतनी ही मजबूती के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। अब जनता ने किन मुद्दों पर भाजपा को समर्थन दिया है, या जनता ने भाजपा से नाराज होकर के कांग्रेस को समर्थन दिया है, या कांग्रेस के वाकई न्याय पत्र को स्वीकार किया है कुछ सीटों पर, ये 4 जून को शायद जिस समय परिणाम आएंगे उस समय ज्यादा क्लियर होगा। डॉक्टर संजय, ठीक है, 4 जून को पता चलेगा क्या परिणाम आते हैं। लेकिन राजस्थान से सटे गुजरात में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का यह कहना कि राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव संपन्न हुए हैं और यहां पर कांग्रेस एक भी सीट जीतती हुई नहीं दिखाई दे रही है, इस बयान को कैसे देखें, इस कॉन्फिडेंस को कैसे देखें, इस स्ट्रैटेजी को कैसे देखें? देखिए, प्रधानमंत्री जी अपनी रणनीति के हिसाब से ठीक ही कर रहे हैं और इसके 2-3 कारण होते हैं। एक कारण तो ये है कि अपने कार्डर्स को ये मैसेज जाए कि हमें जीत के बारे में कोई शंका नहीं है। और पड़ोस के राज्य में बोलने का एक फायदा ये रहता है कि अगर थोड़ी बहुत गड़बड़ उन क्षेत्रों में दिख रही हो जहां वो प्रचार कर रहे हैं तो उसको संभाला जा सके। जब जीत का एक एहसास पैदा कर देते हैं तो कुछ लोगों के थमने की कोशिश होती है। दूसरी बात, इसको वॉर क्राई भी बोलते हैं, मतलब कि अगर कमजोर मन की कांग्रेस होगी या विपक्ष होगा तो उसका हौसला टूटेगा। फिर इसके तीसरे चौथे पक्ष भी हैं। अब कांग्रेस को सोचिए कि कांग्रेस क्यों नहीं 25 का दावा करती। पहली बात तो है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस अगर रियलिस्टिक होने की कोशिश करेगी तो वो लोग जो फ्लोटिंग वोटर है उनका एक हिस्सा तो वो जो जीतने वाले के साथ जाता है, एक हिस्सा वो होता है जो हारने वाले की हर हालत में समर्थन करता है। आप खाटू श्याम राजस्थान के एक बड़े प्रतीक हैं देश भर में, हारे का सहारा, बल्कि प्रताप सिंह खाचरियावास ने जो नारा लगाया, कई लोगों को अच्छा लगता है जो हार रहा है उसके साथ खड़े हों, उन्हें अपनी नैतिक शक्ति उसमें दिखती है। मैं आपको 2 इतिहास से बड़े एग्जाम्पल दूंगा इसका। राजस्थान में जो सबसे ताकतवर जाट राजा हुए हैं महाराजा सूरजमल, उनका टकराव अहमद शाह अब्दाली से तय हो गया और वृंदावन पे जो हमला होने वाला था उसको संभालने वाले मात्र अकेले वो थे। उस वक्त सारे जो बड़ी शक्तिशाली लोग हैं, चाहे वो राजपूत थे या मराठा थे, सब मैदान से हट गए अहमद शाह अब्दाली को रोकने में। उस टाइम जो महाराजा सूरजमल ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में कहा कि मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं, आप अगर मेरे से लड़ोगे, देखो मेरा इतिहास तो जीतने का है, मैं किसी से भी लड़ूं, लेकिन ऐसा ना हो गलती से आप हार गए तो आपकी बेइज्जती हो जाए। घटनाएं कुछ ऐसी हुई कि अहमद शाह अब्दाली थोड़े विचार में पड़ गया कि ये क्यों बोल रहा है, किस हिम्मत से बोला है। इसी तरह गुरु गोविंद सिंह ने अपने सैनिकों को सिखाया था चढ़दी कला। तो जब अफगान आते थे और अटैक करते थे तो जब वो चढ़दी कला बोलते थे तो जो अफगान है उनमें एक डर फैल जाता था कि ये सरदार चुपचाप अटैक कर सकते हैं। तो ये वॉर की कुछ टेक्निक्स हैं जिनके बारे में मुझे लगता है वो दोनों लोग अपनी अपनी तरह से प्ले कर रहे हैं। अल्टीमेटली जनता तय करेगी। लेकिन इस चुनाव में इतना जरूर नजर आ गया कि जो हवा होती थी बीजेपी के पक्ष में, जो फायदा हुआ है पिछले 2 चुनाव में, हवा जैसा कोई सिंगल इशू है नहीं। हर चरण में प्रधानमंत्री जी को अपनी रणनीति को रिव्यू करना पड़ रहा है और अलग अलग मुद्दों पे बोलते हैं। एक बात मैं बोल दूं जो बहस हमेशा के लिए खत्म कर दे। देखिए, अब पूरा घूम के संविधान के ऊपर चर्चा आ गई है, ये बहुत शुभ है और संविधान को लोग अच्छी तरह पढ़ें। दूसरी बात यह है कि जो रिजर्वेशन वाला मामला है उसमें जो कास्ट का इंटरप्रिटेशन किया है वो बिल्कुल, वो एक तरह से उसको दोबारा से हम रिव्यू करने, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ये कास्ट तक सीमित है। ओबीसी जो कैटेगरी है वो माइनॉरिटीज, उसमें ऑटोमेटिक, उसमें वो कास्ट नहीं है, वो क्लास है। तो अब भारतीय संविधान को समझने की कोशिश करें कि उन्होंने सब लोगों के लिए मौका छोड़ा है और उसके तहत बहुत मतलब इसमें वो क्रिश्चियन को भी मिल सकता है, वो मुस्लिम को भी मिलता है, लेकिन एक प्रोसेस है जो ओबीसी का। लेकिन डॉक्टर संजय, अब इसी में मेरा एक सवाल ये भी जुड़ जाता है कि आज ये भी कहा गया कि मोहब्बत की दुकान पर झूठ की बाजार को खोला जा रहा है, फेक वीडियोस के बाजार को खोला जा रहा है। ये हमने देखा कि गृहमंत्री अमित शाह के बयान को किस तरह से पेश किया गया, तो आरक्षण को लेकर ये आरोप प्रत्यारोप झूठे प्रचार के तौर पर भी जा रहा है सामने। इससे किसको फायदा नुकसान होगा? आरक्षण एक इतना, असल में आरक्षण और संविधान इतने सेंसिटिव इशू बन गए इस चुनाव में।
जो दावे प्रतिदावे दोनों हो रहे हैं उसमें हमें जनता को सतर्क होकर दोनों तरफ से देखना पड़ेगा कौन क्या, उन्हें अपना हो सके तो जनता को। मैं जानना चाहूंगा किशोर शर्मा जी आपसे, ये बताइए कि मोहब्बत की दुकान में ये फेक वीडियो का बाजार खोल दिया गया है। देखिए रविंद्र बहुत ज्यादा चिंतित हो रहे हैं इस बात को लेकर। संविधान की रक्षा करने वाले संविधान को बदलना चाहते हैं, इनके सांसद प्रत्याशी क्लेम करते हैं, और आरक्षण पे इनका जो चेहरा है वो बहुत साफ है। मैं बता देना चाहता हूं, ये मोहन भागवत जी का बयान है 21 सितंबर 2015 का कि आरक्षण की समय सीमा और जरूरत पर समिति बनाने के लिए। अभी जो 4 दिन पहले बयान दिया था मोहन भागवत का, उसका भी उल्लेख कर दीजिए। हाँ। और ये भी आप क्या कबूल करेंगे कि जो फेक वीडियो जारी किया गया, क्या किसी भी राजनीतिक दल की तरफ से जारी किया जाए या किसी भी शरारती तत्व की तरफ से जारी किया जाए, वो सही नहीं है? ये शांता कुमार का बयान है, ये बयान अनंत हेगड़े का बयान है, ये बयान मनमोहन वैद का बयान है, और ये बयान सीपी ठाकुर का बयान है, और अभी हाल ही में बयान दिया है ज्योति मिर्धा ने। तो ये कितना ईमानदार हैं, कितना इनको एडिटेड से बड़ा चिंता हो रही है सारी चीज को। इनके हाथ में दिल्ली पुलिस है ना, जांच करवा लीजिए कहां कैसी गलत हो रहा है। लेकिन इनकी नीति और नियत क्या जाहिर नहीं हो रही कि लोग कितने चिंतित देश की जनता। पंकज मीणा जी, जो काट छांट वाले बयान पर आपको आपत्ति हो रही है, लेकिन जो बिना काट छांट के बयान यहां पर कोट कर रहे हैं किशोर जी, उसको लेकर क्या कहेंगे? और देखिए, मोहब्बत की दुकान में झूठ फरेब बिक रहा है इस वक्त, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और नया झूठ फरेब का नया जो सिस्टम आया है वो है फेक वीडियो, डीप फेक वीडियो। तो वो इन्होंने करने का काम किया है, और एडिटिंग करने के अंदर तो कांग्रेस ही शुरू से माहिर रहे हैं। मैं आपको क्रमबद्ध तरीके से याद दिलाना चाहूँगा, चुनाव शुरू होने से पहले ही कांग्रेस ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सदन के अंदर दिए हुए बयान को काट छांट करके आरक्षण के ऊपर इन्होंने भ्रम फैलाने की कोशिश की। फिर उसके बाद में राजस्थान के कद्दावर नेता किरोड़ीलाल जी मीणा के बयान को फिर उन्होंने काट छांट करके फिर फैलाने की कोशिश की। और तीसरा, अब ये उसी क्रम में जो तीसरा जो नया आया है कि आदरणीय गृह मंत्री जी के वीडियो को इन्होंने काट। किशोर जी कह रहे हैं कि पुलिस एजेंसीज आपकी हैं, कुछ कर रही है कार्रवाई, किसको गिरफ्तार किया? बिल्कुल करेगी, वो करेगी। बात जानना चाहता हूं हाँ आपके चैनल पे कि यदि ये कुछ आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, संविधान छेड़छाड़ नहीं करना चाहते, तो हर भाषण की शुरुआत इनकी यही क्यों होती है कि आरक्षण में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, संविधान में कोई छेड़छाड़ नहीं करें? ये बात कहीं ना कहीं तो है जहन में, नीति। बिल्कुल किशोर जी, आपकी बात का मैं जवाब देता हूं। साफ हो चुका है, आपकी बात का जवाब जल्दी। चुनाव में जल्दी, और कोई इनसे नहीं पूछ रहा, लेकिन फिर सारे भाषणों में किशोर जी सुनिए किशोर जी सुनिए, चुनाव के शुरू में ही आपने जब ये झूठ बोलना शुरू किया कि आरक्षण खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, और अब तो आपके राजकुमार भी बोलने लगे हैं कि आरक्षण पे छेड़छाड़ होगी। मैं आपको याद दिलाना चाहूं, मैं आशुतोष जी बस एक लास्ट में छोटा सा कमेंट आपसे लेना चाहूंगा। आरक्षण का मुद्दा क्या इतना बड़ा मुद्दा बन चुका है कि जिसपे दोनों ही दल अपने अपने तरीके से दलील दे रहे हैं, ये आगे भी चलेगा? आशुतोष जी छोटा सा कमेंट है। अरे छेड़छाड़ तो आपने की। आशुतोष जी जल्दी से एक छोटा कमेंट बकिए है। देखिए रविंद्र जी, आरक्षण को लेकर के दोनों राजनीतिक दलों को यह समझ में बहुत क्लियरली आता है कि यह इतना बड़ा वोट बैंक है कि अगर इसके बीच में कोई कंफ्यूजन क्रिएट हुआ तो पार्टी को आरक्षण का मुद्दा बड़ा है, क्योंकि ये वोट बैंक से सीधा जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का करना चाहूंगा प्राइम डिबेट में हमारे साथ शामिल होने के लिए। फिलहाल एक छोटे ब्रेक का वक्त है, बने रहिए।